चलिए आज हम एक बहुत ही बेसिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली हेजिंग, स्पेक्यूलेशंस, आर्बिट्रेज। स्टूडेंट्स जब इन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं तो कई बार उनको हेजिंग में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हेजिंग में और स्पेक्यूलेशन में किस तरीके से डिफरेंस है, फिर आर्बिट्रेज उससे किस तरीके से डिफरेंस है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको हेज भी समझ में आ जाएगा, आपको फॉरवर्ड भी समझ में आ जाएगा, आपको फ्यूचर भी समझ में आ जाएगा, आपको लॉन्ग शॉर्ट आर्बिट्रेज स्पेकुलेशन हर वो कॉन्सेप्ट जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में रिस्क से रिलेटेड है। बट स्टार्टिंग में हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को माइन्यूटली समझने वाले कि सर एक्चुअल में हेजिंग का क्या मीनिंग होता है। अब देखिए, जब आप बुक्स पढ़ते हैं इंटरनेशनल, तो बुक में बड़ी टेक्निकल लैंग्वेजेस होती हैं। तो आपको यहाँ पे चीजों को क्रैमिंग नहीं करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। यूएससीएमए में स्पेसिफिकली मैं बार बार बोलता हूं एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो अगर डेफिनेशन पढ़े तो हेजिंग क्या है? फाइनेंशियल सेंस हेजिंग और हेजिंग स्ट्रेटजी रिस्क मैनेजमेंट टूल। मतलब अगर मैं बात करूं, ये एक रिस्क को मैनेज करने की मेथड्स हैं विच हेल्प इन्वेस्टर टू मैनेज टू मिटिगेट लॉस अगेंस्ट मूवमेंट इन दी एसेट्स। मतलब कि अगर हम बिल्कुल सिंपल में भी समझें कि सर हेजिंग एक ऐसी टेक्निक्स है जो प्राइस मूवमेंट में के कारण जो रिस्क होती है इन्वेस्टर को, उससे उसको सेफगार्ड देती है। अब हम इसको प्राइस मूवमेंट में किस तरीके से सेफगार्ड देती है, किस तरीके से इन्वेस्टर को हेल्प करती है, इसकी को और एक अच्छे एग्जाम्पल से क्या करते हैं समझते हैं। तो देखिए, स्क्रीन में आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा होगा कि एक XYZ लिमिटेड है, उसने एक्सपोर्ट किया है अपने यूएसए क्लाइंट को। सर यूएस के क्लाइंट को एक्सपोर्ट किया XYZ लिमिटेड कंपनी, इंडियन कंपनी। हमने $1000 का क्या किया, एक्सपोर्ट किया सर, ठीक है। तो जब हमने यूएस कंपनी को $1000 का एक्सपोर्ट किया, उस दिन जाके हमने बैंक से पूछा कि आज अगर मैं आपको $1000 सेल करूं तो मुझे उसके अगेंस्ट में कितने इंडियन रुपीस मिलेंगे। तो बैंक ने क्या बोला कि हम आपको $1 इज इक्वल टू 70 देंगे। तो $1 इंटू 70 कर दीजिए, 1000 इंटू 70 कर दीजिए, कितना हो गया, 70,000 इंडियन रुपीस। अब क्योंकि ये पेमेंट आपको अभी नहीं मिलने वाला है, आपको पेमेंट कब मिलने वाला है, फ्यूचर में मिलने वाला है, आज से लेट से 3 मंथ बाद मिलने वाला है। आप जनवरी में बैंक के पास गए, आपने बैंक से पूछा कि अगर मैं आपको $1000 सेल करता हूं, तो बैंक ने बोला हम आपको 70,000 देंगे। बट आपको पता है कि ये जो $1000 है आज से 3 महीने बाद मिलने वाले हैं। तो बताइए मुझे, यहां पर प्राइस मूवमेंट की रिस्क है या नहीं है? बिल्कुल है सर। अगर आज $1 70 की जगह $1 इज इक्वल टू 65 हो जाए, तो जो हमें 1000 इंटू 70 मिलने थे, वो अब कितने मिलेंगे, 1000 इंटू 65, मतलब हमें मिलेंगे 65,000 रुपीज। तो यहां पे 5000 की लॉस की रिस्क है या नहीं है? तो सर इस रिस्क को मिटिगेट कैसे करें? अगर आप डेफिनेशन पढ़ें, ए रिस्क मैनेजमेंट मेथड विच हेल्प इन्वेस्टर टू मिटिगेट लॉस अगेंस्ट मूवमेंट इन दी एसेट्स प्राइस। तो सर मतलब हेजिंग टेक्निक्स एक रिस्क मैनेजमेंट का टूल है कि अगर प्राइस में कोई एडवर्स मूवमेंट आता है तो उससे आपको सेफ गार्ड देता है। तो सर अभी इस क्वेश्चन में तो हमें रिस्क है कि अगर मान के चलिए आज से 3 महीने बाद $1 इज इक्वल टू 70 की जगह $1 इज इक्वल टू 65 हो जाए, तो जो 70,000 हमें मिलने थे उसके अगेंस्ट में हमें 65,000 मिलेंगे। तो इस प्रकार की रिस्क को कैसे मैनेज करें? तो बेटा अब हम यहां पर बहुत सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हेजिंग टूल्स। तो आप देखिए, आपको यहां पर हेजिंग की टेक्निक्स बताई गई हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन और स्वैप। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इस जो हमें लॉस हो सकता है उसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल से समझ रहे थे सर कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कैसे हम मैनेज करेंगे। तो मैंने एग्जाम्पल लिया था सर, जो XYZ है उसने $1 इज इक्वल टू जिस दिन 70 रेट था 1000 का गुड्स बेचा, तो आज 70,000 मिलने वाले हैं। लेकिन पैसा तो 3 महीने बाद मिलना है। अगर बैंक को आज आज $1000 थोड़ी है आपके पास, आपका जो कस्टमर है वो आपको 3 महीने बाद देने वाले, तो रिस्क है ना। तो आप बैंक के पास जाते हो और बैंक के साथ में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। क्या कर लेते हो?
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेट से बैंक के साथ में जाके आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज से 3 महीने बाद में आपको $1 इजिकल टू 69.5 में सेल करूंगा, या आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आज बुक कर लिया। तो मुझे बताइए, अगर फ्यूचर में $1 इजिकल टू 65 भी हो गया तो भी आप इस बैंक को कितने में बेचोगे? 1000 इंटू 69.5, मतलब आपको 69,500 इन एनी कंडीशन इंडियन रुपीस मिलने। तो बेटा आपने आपके आउटकम को क्या कर दिया है, यहां पे सर्टेन कर दिए। अब डॉलर की प्राइस में किसी भी प्रकार का मूवमेंट हो, क्योंकि आप तो बैंक के साथ में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर चुके, तो अगर $1 इजिकल टू 65 हो जाए तो भी आपको 69,500 मिलने वाले। सर $1 इजिकल टू 71 हो जाए तो भी बैंक आपको 69,500 देगी। तो सर इसका मतलब हेजिंग, एक जो हेज हम बात कर रहे हैं वो रिस्क को मैनेज करता है। मतलब यहां पे प्रॉफिट मेकिंग आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता, आप यहां पे प्रॉफिट नहीं कमाने वाले, आप यहां पर होने वाले प्रोबेबल लॉसेस से अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हो। मतलब मैं एक और बात कहूं, अपने आउटकम को सर्टेन कर रहे हो कि सर उस दिन कुछ भी रेट हो हमें $1 इजिकल टू 69.5 के साथ में मिलेगा। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ध्यान रखिए, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज होता है। जैसे आप किसी बैंक के साथ में कर सकते हो, दो प्राइवेट पार्टीज अपने साथ में क्या कर सकती हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कर सकती हैं। वहीं फ्यूचर जो होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज में स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस के थ्रू होता है। मतलब आपको अगर यही कॉन्ट्रैक्ट किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ में स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में करना हो, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट मतलब यहां पर आप जाकर $1,000 का बैंक के साथ में तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर इट मे बी पॉसिबल कि डॉलर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में 1000 आपका लॉट साइज ना हो। मिनिमम लॉट साइज लेट से $1,500 हो सकते हैं, $2,000 हो सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज और जब पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी इंडिविजुअल के बीच में, तो उसको हम बोल रहे हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज ऑर्डर, स्टैंडर्डाइज लॉट में किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के साथ में किए जाते हैं, और सेलर और बायर एक दूसरे को नहीं जानते। क्योंकि देखिए स्टॉक एक्सचेंज में तो बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारे लोग करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। तो फ्यूचर प्राइवेट पार्टीज के बिटवीन में होता है, ओ सॉरी फॉरवर्ड पार्ट जो है प्राइवेट पार्टीज के बिटवीन में होता है, और फ्यूचर जो है स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस में एक स्टैंडर्डाइज लॉट में, एक स्टैंडर्डाइज स्पेसिफिक अमाउंट में किया जा सकता है। तो हम यहां पे समझ रहे सर हेजिंग का प्राइम पर्पस रिस्क को एलिमिनेट करना है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं करना। क्या यहां पर आप डॉलर की प्राइस में मूवमेंट में प्रॉफिट कमाना चाहते थे? नहीं सर, आप तो अपनी रिस्क को सेफ गार्ड करना चाहते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि सर अब जो हमने डिस्कस किया था फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप, ऑप्शन, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को हमें और समझना पड़ेगा। सो चलिए अब हम जो फॉरवर्ड को हमने डिस्कस किया सर, फ्यूचर का भी थोड़ा सा हमने समझ लिया। अब इन फॉरवर्ड और फ्यूचर को डिटेल समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी को भी आपने समझना पड़ेगा। जैसे मैंने मेंशन किया हुआ स्क्रीन में, मार्केट में ये टर्मिनोलॉजी आप सुनेंगे, लॉन्ग पोजीशन वर्सेस शॉर्ट पोजीशन, फ्यूचर में सुनेंगे, फॉरवर्ड में भी सुनेंगे कि सर हम लॉन्ग फॉरवर्ड ले लें, लॉन्ग फ्यूचर ले लें, शॉर्ट फ्यूचर कर लें। तो जब तक आपको लॉन्ग और शॉर्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसको कमोडिटी की एग्जाम्पल से भी समझेंगे, शेयर्स के एग्जाम्पल से भी समझेंगे कि हमें कब लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए और कब शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने मेंशन किया लॉन्ग पोजीशन कब लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन द इन्वेस्टर इज होपिंग फॉर द प्राइस टू राइज। मतलब इन्वेस्टर को लगता है कि किसी कमोडिटी या शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है। टेक एग्जांपल, मान के चलिए आपके पास कोई ऑर्डर आया, लेट से आपको किसी को ज्वेलरी सप्लाई करना है, कोई एंगेजमेंट होने वाली है किसी की, कोई बड़ी मैरिज होने वाली है, उन्होंने आपको ज्वेलरीज का ऑर्डर दिया कि आज से 6 मंथ बाद हमें बहुत सारी ज्वेलरीज आपसे बनवानी है। बनवानी कब है सर? आज से 6 महीने बाद। प्राइस कब डिसाइड हो रही है? आज। उस ज्वेलरी के लिए मटेरियल क्या लगेगा? अगर हम रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, गोल्ड लगेगा। सर आज से 6 महीने बाद गोल्ड की प्राइस में आपको कहीं ना कहीं क्या लग रहा होगा?
एक रिस्क है ना, कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, क्योंकि आपने आपके कस्टमर के साथ में आज डीलिंग कर ली कि हम फ्यूचर में आपको ज्वेलरी इस प्राइस पे सप्लाई करेंगे। अब आपको डर लग रहा है कि कहीं प्राइस बढ़ ना जाए, तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन मतलब मैं आप जो भी सप्लायर ऑफ गोल्ड हैं उनसे एक लॉन्ग पोजीशन बाय कर सकते हैं कि आज से 6 महीने बाद मैं आपसे इस प्राइस पे क्या करूंगा, गोल्ड खरीदूंगा। लेट से आपने डील कर ली 50,000 10 ग्राम का, तो लॉन्ग पोजीशन में क्योंकि आपको डर लग रहा था कि कहीं प्राइस 50,000 से ज्यादा ना हो जाए, तो आपने यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन ले ली। अब प्राइस फ्यूचर में आपको पता है 60,000 भी होने वाली सकती है, 70,000 भी हो सकती है, बट आपने आपकी पोजीशन को क्या कर लिया है, यहाँ पे सर्टेन कर लिया। आप एक लॉन्ग पोजीशन ले चुके हैं कि हम 50,000 में उस 10 ग्राम गोल्ड को क्या करेंगे, बाय करेंगे। ऐसे ही सोचिए, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और आपने देखा कि यार इन्फोसिस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जैसे इन्फोसिस को अभी आईटी सेक्टर में डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि आने वाले समय में क्योंकि वर्ल्ड वर्चुअल वर्चुअल वर्ल्ड आ चुका है, टेक्नोलॉजी नई नई न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में इन्फोसिस शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, और आज लेट से उसकी प्राइस 1500 चल रही है, और आपको लगता है कि फ्यूचर में 3000 हो जाएगी, तो आज आप क्या कर सकते हो, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो कि लेट से आज से 6 मंथ बाद मैं इन्फोसिस के इस शेयर को लेट से 1800 रुपीज में खरीदूंगा। आपको लगता है कि प्राइस 3000 हो जाएगी, अगर प्राइस 3000 भी हो गई, स्टिल यू आर एबल टू बाय एट 1800। तो लॉन्ग पोजीशन कब ली जाती है, जब इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस बढ़ने वाली है। और सर शॉर्ट पोजीशन कब ली जाएगी, शॉर्ट पोजीशन उस कंडीशन में ली जाएगी जब इन्वेस्टर को लगता है कि प्राइस गिरने वाली है, तो वो अपने आउटकम को सर्टेन कर लेता है कि फ्यूचर में आपको मैं इस प्राइस पे बेचूंगा। आप ऐसा सोचिए, आपको कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर मिलता है, गवर्नमेंट बोलती है कि यार आज से 1 साल बाद हम यहां पर एक ब्रिज बनाने जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए सीमेंट चाहिए आपसे। तो आपने गवर्नमेंट के साथ में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जो 6 महीने बाद मैं आपको सीमेंट इस प्राइस पे सप्लाई करूंगा। आपको पता है कि फ्यूचर में सीमेंट की प्राइस में डाउनफॉल आना, आपने पहले एक शॉर्ट पोजीशन ले ली कि हम इस प्राइस पे आपको सेल करेंगे। तो लेट से आपने 1000 रुपीज पर 25 kg, अब रेट मुझे नहीं पता सीमेंट का क्या है, 25 kg का जो बैग आता है आपने 1000 रुपीज में प्राइस डील कर ली। फ्यूचर में प्राइस अगर 800 भी हो गई, स्टिल आप उसको 1000 में बेचने के लिए एलिजिबल है, बिकॉज आपने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ली। तो शॉर्ट इज जस्ट एन अपोजिशन ऑफ ए लॉन्ग पोजीशन। जब प्राइस में डाउनफॉल आने वाला हो तो हम करते हैं शॉर्ट शॉर्ट फ्यूचर, और जब प्राइस बढ़ने के हमें चांसेस लगते हैं तो हम करते हैं लॉन्ग फ्यूचर। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में मैंने आपको जो डिफरेंस बताया था वो यही है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर में जो अंडरलाइंग एसेट, जैसे यहां पे गोल्ड लिखी है, उसके बीच में दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फॉरवर्ड में हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फ्यूचर में हम क्या करते हैं सर, फ्यूचर में हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो यहां एक और एग्जांपल दिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैज ए लॉट ऑफ 250 शेयर्स। देखिए, तो फ्यूचर में यहाँ पे क्या है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ लॉट है ना, कि अगर आपको रिलायंस लिमिटेड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील करना तो एटलीस्ट 250 शेयर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो बाय कर सकते हैं, लॉन्ग फ्यूचर कर सकते हैं, या शॉर्ट फ्यूचर कर सकते हैं, बट यहां पर अमाउंट फिक्स है। इसी तरीके से इन्फोसिस का 125 शेयर का मैंने यहाँ पे एग्जांपल मेंशन किया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हेजिंग वर्सेस स्पेकुलेशन। अब देखिए, हेजिंग और स्पेकुलेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हेजिंग ओनली फॉर सेफ्टी, लोअर रिस्क। हेजिंग में प्रॉफिट का पर्पस नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने किसी को गुड सेल किया हुआ है, हमें $1000 मिलने वाले, वहां हमारे पास एक रिस्क थी, हम सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे। और स्पेक्यूलेशन में आपका पर्पस है, आप रिस्क लेना चाहते हो और आप प्राइस के मूवमेंट में बेनिफिट ऑब्टेन करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं फिर से कहूं, आपको लगता है फ्यूचर में इंफोसिस की प्राइस बढ़ जाएगी, आपने इंफोसिस के एक्चुअल में शेयर बाय भी नहीं करना है और एक्चुअल में इंफोसिस के शेयर सेल भी नहीं करना, बट आपको लगता है प्राइस बढ़ जाएगी, तो आपने एक लॉन्ग फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ले लिया
कि मैं आपसे 1800 में क्या करूंगा, इन्फोसिस के शेयर खरीदूंगा। लेट से हम 100 शेयर की बात कर रहे हैं, तो 1800 इंटू 100 कितना हो गया, 18,000 हो गया, आई गेस 180 हो गया ना। तो आपने यहां पे क्या किया है, इन्फोसिस के प्राइस को 1800 पे लॉक कर लिया। ठीक है सर, 1800 में हमने इसको लॉक कर लिया। अब फ्यूचर में प्राइस लेट से 3000 हो गई, स्टिल आप क्या कर सकते हो, उसको 1800 में बाई कर सकते हो। तो जो बीच के प्राइस का डिफरेंस है वो 1200, आप सीधे क्या करोगे, स्टॉक एक्सचेंज से बोलोगे कि आप मुझे 1 शेयर के इक्विवेलेंट 1200 है, तो 100 शेयर मैंने आपके साथ में डील की है, तो 100 मल्टीप्लाई 1200 मुझे 1,20,000 आप क्या कर दो, पे कर दो। तो आप मैंने यहाँ पे ना डिलीवरी दी ना डिलीवरी ली, आपने प्राइस मूवमेंट के बीच में एडवांटेज उठा लिया। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्युलेशन। सर अगर इन्फोसिस की प्राइस फ्यूचर में 1800 की जगह 1600 हो जाती, तो आपको यहां पे 200 रुपए पर शेयर, 200 पर शेयर ऑफ इन्फोसिस में लॉस हो जाता। 200 मल्टीप्लाई 100 करते आपको क्या करना पड़ता, 20,000 की पेमेंट करनी पड़ती। तो तो स्पेक्युलेशन में ना तो एक्चुअल में डिलीवरी दी जाती है ना एक्चुअल में डिलीवरी, केवल प्राइस मूवमेंट के बीच में स्पेक्युलेशन होता है। तो हेजिंग फॉर रिस्क मैनेजमेंट टूल है, स्पेक्युलेशन में आप क्या करते हैं, प्राइस मूवमेंट का बेनिफिट उठाते हैं। अब एक और एग्जांपल, कई स्टूडेंट आर्बिट्रेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए आर्बिट्रेज जो है वो स्पेक्युलेशन और हेजिंग से कंप्लीटली डिफरेंट है। आर्बिट्रेज का पर्पस होता है जब दो मार्केट के बीच में प्राइस डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो आप एक सस्ता खरीद के महंगा बेच देते हैं। मतलब सोचिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बीएससी भी होता है, एनएससी भी होता है, कोई पर्टिकुलर स्टॉक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 200 का सेल हो रहा है और वही बीएससी पे वो 180 का है, तो आप 180 बीएससी से खरीद के एनएससी पे उसको 200 में बेच देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 20 का क्या कर लिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया। जब दो मार्केट में प्राइस डिफरेंसेस हो, लेट से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको मैंगोस की ट्रेडिंग करनी है कमोडिटी में, आपने इंदौर में रहते हैं, आपने इंदौर में पूछा कि इंदौर में मैंगो क्या चल रहे हैं, तो लेट से आपको बॉक्स की कीमत में यहाँ पे कोट कर रहा हूं 2,000 रुपीज पर पेटी इंदौर में। आपने सेम चीज दिल्ली में पूछी तो वहां पे चल रही है 3,000, तो आप क्या करोगे, इंदौर से बाय करके दिल्ली में भेज दोगे। क्या है, यहाँ पे दो मार्केट है, कमोडिटी सेम है, दोनों मार्केट में जब प्राइस डिफरेंसेस हो तो उसके बीच का एडवांटेज लेने को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो सर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो होगी, हाँ, तो यही चीजें अभी हम आर्बिट्रेज का मतलब है कि अगर मान के चलिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम है और जब दो मार्केट के बीच में प्राइस का डिफरेंस है, तो आप सस्ते मार्केट से खरीद के महंगे मार्केट में बेच देते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेज। तो आर्बिट्रेज, स्पेक्युलेशन, हेजिंग, काफी डिफरेंट सिनेरियो। चलिए अगले सेगमेंट की ओर हम बढ़ते हैं, स्वैप को भी समझेंगे और ऑप्शन को भी समझेंगे। उसके लिए आपको डेरिवेटिव्स को बहुत अच्छे से क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।